हेलो। Good afternoon, all of you. Am I audible to you? Am I audible to you? Please raise your hands. I can see you. Can you raise your hands if I am audible to you? Hello. 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 हेलो। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके, काटो काटो। हेलो। So yesterday we have started the topic network security and cryptography. थोड़ा सा पीछे से एक बार रिवाइज कर लेते, क्योंकि मुझे लग रहा है काफी पार्टिसिपेंट आ गए हैं इसमें। तो लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी पे हम लोग बातचीत कर रहे थे कल। तो इसमें छोटा सा मैं पीछे से लेके चल रहा हूँ, शुरू से जो छूट गया है जिन लोगों को, थोड़ा सा मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, जहां से छोड़े थे उसी वहीं से शुरू करूंगा। लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी पे हम लोग बात कर रहे थे। हाउ हाउ नेटवर्क सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट टू अस। हम लोग सब साइबर वर्ल्ड में जी रहे हैं, जैसा कि आपको पता है। सब अपना फोन में घुसे पड़े रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लाइक फेसबुक एंड मैं देखता हूँ कई बार तो बहुत सारे लोग 24 आवर्स ऑनलाइन ऑनलाइन रहते हैं, ऑनलाइन बिल्कुल। तो दैट मीन्स वी ऑल आर लिविंग इन अ साइबर वर्ल्ड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैंने बताया था साइबर सिक्योरिटी के बारे में। उसमें उसके दो सब पार्ट्स हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है, राइट। लाइक नेटवर्क सिक्योरिटी इज वो एक ऐसा पार्ट है जिससे वी आर नॉट कंसर्न, मतलब आम आदमी कंसर्न नहीं है। लाइक आप कोई मैसेज भेज रहे हैं, कोई चैट कर रहे हैं, कोई वीडियो शेयर कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर इन नेटवर्क। बट आपको नहीं पता है कि आपका जो कंटेंट है वो कौन कौन देख रहा है, कौन कौन नहीं देख रहा है, शायद आपको नहीं पता है। और ऐसी कंप्यूटर सिक्योरिटी, बेसिकली कंप्यूटर सिक्योरिटी इज मेंट फॉर योर ओन पर्पस। आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो लैपटॉप है, आपका आईपैड है, आपका आईफोन है, आपका स्मार्टफोन है, वट एवर यू हैव द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, is it secured completely or not, we don't know, right? Because बहुत सारे लोग, क्योंकि हम लोग जैसे ही नेटवर्क में चले जाते हैं तो हम लोग इनसिक्योर हो जाते हैं। नेटवर्क का अगर हम एक छोटा सा, मैं एक इसको एक दूसरे उससे कनेक्ट करता हूँ आपको। मान लीजिए नेटवर्क नेटवर्क क्या चीज है। मान लीजिए आपको एक जंगल में छोड़ दिया जाए, एंड दैट फॉरेस्ट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ओके, वाइल्ड एनिमल्स की टेंडेंसी होती है वो लोग बहुत छिप के अटैक करते हैं। सेम टेंडेंसी हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी पे भी होती है, राइट। जो भी आप पे अटैक करेगा वो बहुत छिप के अटैक करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वंस यू आर इनटू ए नेटवर्क, आप एक जंगल में है ये समझ लीजिए, और आप बहुत इनसिक्योर है वहां पे, बिकॉज इट इज फुल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। सेम वे कंप्यूटर वर्ल्ड में भी, साइबर वर्ल्ड में भी साइबर फ्रॉड्स आर देयर, साइबर हैकर्स आर देयर, जो आपकी सिक्योरिटी को बहुत इनसिक्योर कर देते हैं, राइट। उनसे बचने के लिए वी हैव टू यूज मेनी मेथड्स, और बहुत सारे मेथड्स हम यूज करते हैं उससे बचने के लिए। ठीक है।
तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज अ पार्ट जो कि हमें नहीं पता होता है। कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पता होता है, लाइक हम लोग क्या कंप्यूटर में अपना एंटीवायरस डालते हैं और हमें लगता है हम सिक्योर है, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग सिक्योर नहीं होते, क्योंकि हम कई बार ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं जो भी अनट्रस्टेड पार्टी से होते हैं। अब अनट्रस्टेड पार्टी से जब हम कोई चीज डाउनलोड कर लेते हैं तो वो भी एक खतरा हो जाता है। उसमें वायरस आते हैं, मालवेयर्स आते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। कई बार ट्रोजन हॉर्सेस होते हैं, यू नो अबाउट ट्रोजन हॉर्सेस। ट्रोजन हॉर्स क्या करता है, वो जब आप नेटवर्क में होते हो तब वो आ जाता है। नेटवर्क में आने के बाद वो चुपचाप जाके कहीं छिप जाता है when you were in network, but once you get out of the network, जब आप अपने नेटवर्क में नहीं होते हो, आप अपना सिस्टम का मोबाइल डेटा ऑफ कर देते हो and you are not in network, तो उसके बाद वो क्या करता है, वो चुपचाप जाके आपके जो कंटेंट है उनको क्रैश करता रहता है, या उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा, या आपका आपका सिस्टम भी क्रैश कर सकता है, आपके एप्लीकेशंस को क्रैश कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स बहुत खतरनाक वायरस होता है, ठीक है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी और कंप्यूटर सिक्योरिटी की हमने कल बताया भी था मैंने आपको। उसके बाद मैं बता रहा था आपको क्रिप्टोलॉजी के बारे में। क्रिप्टोलॉजी के दो बड़े मेन स्टडी के दो टेक्निक्स हैं इसमें, क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टोएनालिसिस। क्रिप्टोग्राफी तो सिंपल, बड़ा अच्छा टर्म भी था, मैंने कल बताया था। ये इसमें हम लोग अपने डेटा को जब हम दूसरी जगह सेंड करते हैं तो इट हैज टू बी सिक्योर्ड। तो सिक्योरिटी के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज some algorithms we use to hide our message and then send it। masking कर देते हैं, right? उसका masking कर देते हैं तो हमारा जो मैसेज है वो दूसरे लोगों को वो दिखता नहीं है जो होता है एग्जैक्टली मैसेज हमारा, वो कुछ और ही दिखता है। तो दैट इज इंटेलिजिबल। जो इंटेलिजिबल होता है वो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है, और जब हम उसको साइफर कर देते हैं, साइफर टेक्स्ट बना देते हैं या उसमें एल्गोरिथम डाल देते हैं, तो वो हमारा अनइंटेलिजिबल हो जाता है, मतलब कि वो रीडेबल नहीं रहता है। तो रीडेबल नहीं रहेगा तो कोई भी आराम से नहीं पढ़ पाएगा। तो उसके लिए, उसको क्रैक करने के लिए इट्स नॉट इजी, सो वी यूज दिस सम क्रिप्टोग्राफी। तो स्टडी ऑफ ऑल दीज थिंग्स टू सिक्योर आवर डेटा, तो उसके लिए हम क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं। क्रिप्टोएनालिसिस एक क्रिप्टोग्राफी का एक पार्ट है कि इट इज द वे जिससे कि हम इन सब चीजों को एक तरह का टेस्टिंग मान लीजिए। क्रिप्टोएनालिसिस लाइक हम जो कार मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उसके बाद टेस्टिंग भी करते हैं, वो लोग कहाँ कहाँ पे वल्नरेबिलिटीज हैं उनकी, तो उनको ढूंढ के फिर हम उनको टेस्टिंग करते हैं। लाइक आजकल कारों में आप देख रहे होंगे, कार जब मैन्युफैक्चर होती है तो एयर बैग्स ऑलमोस्ट हर कार में आ रहे हैं आजकल, ठीक है। तो एयर बैग इज अ पार्ट ऑफ योर सिक्योरिटी, ठीक है। तो ऐसी क्रिप्टोएनालिसिस में भी वो टेस्टिंग करता है कि जो हमने क्रिप्टोग्राफी से के थ्रू जो एल्गोरिथम बनाया है, जो डिजाइन करा है, क्या वो हमारे, ऐसा तो नहीं है बहुत इजीली क्रैक हो जा रहा है। तो क्रिप्टोएनालिसिस करते हैं हमारे व्हाइट हैट पीपल। व्हाइट हैट पीपल आर दोस आर द गुड हैकर्स, यू कैन से। वो अच्छे हैकर्स होते हैं, तो वो लोग हमारे अपने ही टेस्टर्स होते हैं एक तरह से। क्रिप्टोएनालिसिस फिर सिक्योरिटी टर्मिनोलॉजीज हैं, अटैक्स होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, सर्विसेज होती है सिक्योरिटीज के। मैंने कल बताया भी था थ्रेट क्या होता है। थ्रेट एक ऐसा पॉसिबल डेंजर है जहाँ पे हमें कमजोरी दिखती है अपनी किसी भी कहीं पे भी, तो वहां से हमें थ्रेट नजर आता है कि भाई हाँ, यहाँ से मुझे लगता है यहाँ से कोई ना कोई हमारे उसको ब्रीच कर सकता है हमारी सिक्योरिटी को, तो दैट इज अ थ्रेट। अटैक तो पता ही आपको, एक इंटेलिजिबल एक्ट होता है कि जानबूझ के करा गया एक्ट, ठीक है, अटैक। सिक्योरिटी इसमें अटैक्स में भी मैंने कल बताया था, पैसिव अटैक होता है, एक एक्टिव अटैक होता है। पैसिव अटैक के रिलीज ऑफ मैसेज कंटेंट होता है, ट्रैफिक एनालिसिस होता है, मैस्कुरेड होता है। मैस्कुरेड मैंने कल बताया भी था आपको, मैस्कुरेड इज एन एक्टर, ठीक है। वो जो होता है वो एक्चुअल में वो नहीं होता है जो दिखता है, वो कुछ और ही होता है। तो दैट इज एन अटैक। लाइक अभी एग्जांपल आपके सामने दिखा हुआ है, जैसे बॉब ने कोई मैसेज एलिस को करना था, लेकिन बॉब कोई मैसेज नहीं कर रहा, उसकी जगह कोई और ही कर रहा है, राइट। एंड एलिस को लग रहा है कि मैसेज बॉब की तरफ से आया है। तो ये मैस्कुरेडिंग का एक एग्जांपल है, ये छोटा सा। एक रिप्ले अटैक होता है, इसमें क्या होता है कि वो रिप्ले करता है, एक बार जब वो चुपचाप बैठ के पढ़ता है मैसेज को, रख लेता है, और नेक्स्ट टाइम व्हेन दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग, बीच में जाके कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है।
जो रिसीवर था उसके साथ में, और उसके साथ में ऐसे जताता है जैसे कि मैं वो सेंडर वही हो, थर्ड पार्टी, लेकिन ऐसा होता है ना। तो ये रिप्ले अटैक होता है, ये बहुत खतरनाक अटैक होता है, ये जनरली पता नहीं चल पाता है। फिर मॉडिफिकेशन, ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें डायरेक्ट मॉडिफाई कर देते हैं मैसेजेस को। जो बॉब ने जो मैसेज करा, तो डार्क ने उसको कुछ और ही पढ़ के कुछ और कर दिया। एलिस ने सोचा कि ये बॉब्स की तरफ से आया है, और ये एक एक्टिव अटैक हो गया। ये डिनायल ऑफ सर्विस है। ये इस अटैक में क्या होता है कि एक्चुअल यूजर्स को, जो एक्चुअल यूजर्स होते हैं, उन्हें कुछ, मान लीजिए कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कुछ रिट्रीव करना है कहीं से, तो वो उसको अटैकर्स क्या करते हैं, वहां से उन रिसोर्सेज को, सर्वर को बिल्कुल ब्लॉक कर देते हैं, उसको अपने कंट्रोल में ले लेते हैं टेम्परेरीली, और उसको मना कर देते हैं कि अभी ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक छोटा सा एक डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। अच्छा, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज। ये हमारा नया टॉपिक है, ये कल का था, मैंने थोड़ा सा आपको जस्ट एक बता देता, क्योंकि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हमारे जुड़े हैं इस बारी। अच्छा, सिक्योरिटी सर्विसेज में, साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होता है कि हम जब भी अपने किसी सिस्टम को सिक्योर करना है, या अपने, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो हमारे घर को सिक्योर करना, तो उसके लिए क्या क्या चीजें, लाइक आपको अपने घर की वो पूरे चारों तरफ दीवार होनी चाहिए, वॉल होनी चाहिए, राइट, आपके गार्ड्स होने चाहिए, आपके आजकल सीसीटीवी कैमरा होता है, डॉग्स होते हैं जो आपके सिक्योरिटी में काम करते हैं, आपका घर इतना इतना प्रूफ होता है कि ऐसा नहीं है कि एक हाथ मारे दीवारें टूट जाएं, ऐसा भी नहीं, बहुत मजबूती से बनाते हैं सब लोग घर। सेम हम लोग ऐसी साइबर वर्ल्ड में भी ऐसी कोशिश करते हैं चलने की, कि हमारा साइबर जो हमारा सिस्टम्स हैं वो बहुत हार्ड एंड टफ रहे, जिससे कि कोई इजीली ब्रीच ना कर पाए उसको। तो उसमें सबसे पहले हमारा ऑथेंटिकेशन, एक सिक्योरिटी का सर्विसेज का फर्स्ट ऑथेंटिकेशन होता है। ऑथेंटिकेशन क्या होता है, बेसिकली जब हम किसी सिस्टम, मान लीजिए आपका सिस्टम है, लैपटॉप है या आपका स्मार्टफोन है, उसको जब भी आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तभी वो यूज करने देगा उसको, राइट। तो ऑथेंटिकेट हो गया उसमें कि हाँ, आप ही एक्चुअल यूजर हैं उस पर्टिकुलर डिवाइस के। तो ये एश्योर करता है हैविंग द ऑथराइज्ड यूजर। जैसे सेंडर, हम रिसीवर और सेंडर की बात कर रहे हैं, तो सेंडर भी हमारा ऑथेंटिकेट होना चाहिए और रिसीवर भी। तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे, जब भी यूज करेंगे सिस्टम को, दे शुड हैव सम यूजर नेम एंड पासवर्ड टू एक्सेस देयर सिस्टम्स, एंड आपस में भी बात करने के लिए उनको पासवर्ड और लॉगिन आईडी यूज होते हैं, जिससे कि उनको पता चल जाता है कि हाँ, जिससे मैं बात करूँ ये वही है या नहीं। इट इज ऑथेंटिकेशन। नेक्स्ट इज एक्सेस कंट्रोल, कह सकते हैं इसे हम, ये ऑथराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑथेंटिकेशन के बाद का पार्ट आता है। लाइक आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन तो कर गए सिस्टम के अंदर, अब लॉगिन तो कर गए, लेकिन उसके अंदर क्या क्या ऑथराइजेशन है आपको। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको, आईआरसीटीसी की वेबसाइट तो सब लोग यूज करी होगी। आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला आपने, आपने लॉगिन करा, लॉगिन के बाद फिर एक वो कैप्चा भी लेता है। कैप्चा का रीजन क्या होता है, कैप्चा से वो ये ऑथेंटिकेट करना चाहता है कि आप एक इंसान ही है, या बॉट तो नहीं है। बॉट, बेसिकली बॉट क्या होता है, बॉट एक इंटेलिजेंट मशीन्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली वर्क करती हैं, लाइक सर्वर्स हम कह सकते हैं उन्हें। तो डिजाइंड, तो या फिर हम रोबो भी कह सकते हैं कि कोई रोबोट तो एक्सेस नहीं कर रहा है आपके। मान लीजिए किसी को आपके यूजर नेम पासवर्ड, आजकल सब लोग एक दूसरे को दे ही देते हैं, यार मेरा ये यूजर नेम है, पासवर्ड है, ये लो जाके टिकट बुक कर लो, ऐसे करते हैं। तो ऐसा ना हो कि कहीं ऐसी जगह चला जाए आपका कि कोई कोई अनऑथराइज पर्सन यूज कर रहा हो उसे, और अनऑथराइज पर्सन की जगह कोई रोबो यूज कर रहा हो या कोई बॉट यूज कर रहा हो, तो उससे बचने के लिए अब वो कैप्चा एक ऐसे ह्यूमन रीडेबल होता है, वो मशीन्स रीड नहीं कर पाती उसे। तो वो बहुत अच्छा पार्ट है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन का, ठीक है। तो हु इज ऑथराइज्ड, ओनली ह्यूमंस आर ऑथराइज्ड टू एक्सेस, not bots, not machines, right, until not robots। तो वो ऑथराइजेशन है।
अब आप ऑथेंटिकेट हो गए, यू आर इनटू द वेबसाइट, यू आर इनटू योर लॉगिन। अब वहां पे भी आपको हर चीज के लिए एक्सेसिबल नहीं होगे, कुछ चीजें ही के लिए आप ऑथराइज्ड होगे। इसका भी एक छोटा सा हम रियल वर्ल्ड में हम देखें एग्जांपल। मान लीजिए आप छोटा बच्चा है घर पे, उसके घर पे कोई ओल्ड मैन आ गया बाहर से। अब ओल्ड मैन आया, वो उसके गांव का था। अब उस बच्चे को तो नहीं पता ही कौन है, तो उसने अपनी माँ से जाके पूछा, माँ कोई ओल्ड मैन आया है, देखो ये क्या आप इसको जानते हो? तो उन्होंने कहा हाँ इसको जानते हो। तो ऑथेंटिकेट तो कर लिया उसको, अंदर भी बिठा लिया, वो ड्राइंग रूम तक ही एक्सेसिबल रहेगा। क्या वो बेडरूम में जा सकता है? क्या वो उनके किचन में जा सकता है? नेवर, इज नॉट ऑथराइज्ड। सो ऑथराइजेशन इज लाइक क्या क्या रिसोर्सेज के लिए वो पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन दिया है, उसको क्या क्या एक्सेस कंट्रोल के लिए दिया है। दिस इज बेसिकली एक्सेस कंट्रोल इज, मतलब ये वो सर्विस है जो कंट्रोल करती है कि कौन कौन से रिसोर्सेज को और किस किस कंडीशंस में हम एक्सेस कर सकते हैं, या उनको कौन कौन से राइट्स दे सकते हैं कि वो ये काम कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे फेसबुक हम यूज करते हैं, व्हाट्सएप यूज करते हैं। व्हाट्सएप में देखिए आप, अभी एक बड़ा अच्छा फीचर आया था। पहले हम लोग मैसेज भेज देते थे और कई बार ऐसा हो जाता था कि गलती से मैसेजेस चले गए और हमें वो भेजना नहीं था, अनइंटेंशनली चले गए मैसेज। अब वहां पे अब आप बाद में पछतावा कर रहे हो, यार ये तो नहीं जाना चाहिए था। तो अभी व्हाट्सएप ने एक नया एनेबल कर दिया है टू गेट बैक दैट मैसेज, टू डिलीट फॉर एवरीवन। तो जब आप डिलीट फॉर एवरीवन, तो वो एक ऑथराइजेशन दे दिया है आपको। अदरवाइज अगर इससे पहले व्हाट्सएप क्या करता था, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो हो सकता है वो खुद हटा दे उसको, बट यू वर नॉट ऑथराइज्ड। नाउ वी आर आल्सो ऑथराइज्ड फॉर दैट थिंग। वी कैन डिलीट आवर मैसेजेस वन सेंड, तो अनसेंड हो जाता, अनडू हो सकता था। इट इज लाइक दैट, अनडू कर सकते थे हम अब कर सकते हैं व्हाट्सएप। तो दैट इज एक्सेस कंट्रोल एंड ऑथराइजेशन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट इज आर डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी। ये भी बहुत अच्छा सिक्योरिटी का फीचर है, कॉन्फिडेंशियलिटी। ये क्या होता है कि हम अपने जो हमारा डेटा है, वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं जाके कोई और पढ़ रहा है। तो हमारा डेटा कॉन्फिडेंशियल भी रहना चाहिए। जो हम भेज रहे हैं, जो हम नेटवर्क पे डाल रहे हैं, वो हमारा बहुत कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। कई बार आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से बात करते हैं, या आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, या आप अपने गुरुजी से बात कर रहे हैं, तो आप नहीं चाहते कि आपकी कोई मैसेजेस को दूसरा आदमी पढ़े, राइट। तो डेटा हैज टू बी कॉन्फिडेंशियल, बहुत प्राइवेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी पढ़ रहा है तो व्हाट इज द यूज। लाइक अभी फेसबुक पे बहुत एलिगेशंस लगे थे कि लाइक फेसबुक इज रीडिंग व्हाट एवरीवन इज डूइंग, तो उस पर काफी कंट्रोल हुआ है अभी। तो डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं लूज करनी चाहिए इसमें। तो ये सिक्योरिटी का बहुत बेस्ट फीचर है। नेक्स्ट इज आर डेटा इंटीग्रिटी। डेटा इंटीग्रिटी क्या है? डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा सिक्योर तो है, लेकिन डेटा क्या वही जो हमने भेजा वही जा रहा है? ऐसा तो नहीं है बीच में कुछ चेंज हो जा रहा है। लाइक कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं है कि कोई और बैठा हो वही चेंज करे। कई बार वीक सिग्नल्स की वजह से हमारा डेटा लॉस हो जाता है। दैट इज ऑल्सो पार्ट। तो डेटा इंटीग्रिटी हमारी लूज ना हो, इस वजह से ये भी इंश्योर करने के लिए ये एक सिक्योरिटी सर्विस का पार्ट है। डेटा इंटीग्रिटी होना चाहिए। लाइक सेंडर ने भेजा, हेलो एलिस, आई विल वेट फॉर यू एट चर्च गेट। ट्रांसमिट हुआ एक प्रॉपर चैनल के, सिक्योर चैनल के थ्रू, और रिसीवर को वही मैसेज मिला। दैट मीन्स डेटा इंटीग्रिटी हमारी ठीक है। अगर ऐसा होता, डेट हेलो एलिस आई विल वेट फॉर यू, और एट चर्च गेट गायब हो जाता, तो वो समझता कि वो तो वहां अपने घर पे बैठ के वेट करेगा और चर्च गेट पे पहुंच ही नहीं पाता। तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ये तो डेटा इंटीग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो डेटा हमने जो जो हम भेजना चाह रहे हैं, जो वट एवर वी आर इंटेंडेड टू सेंड, दैट हैज टू बी सेम व्हाट वी आर इंटेंडेड टू। डेटा इंटीग्रिटी। नेक्स्ट इज नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब होता है नॉन डिनायल, मतलब मना करना। लाइक ये इसका देखिए एग्जाम, मैंने ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ नॉन रेपुडिएशन डिफीट्स एनी पॉसिबिलिटी ऑफ डिनाइंग समथिंग हैव डन।
अब ये देखो, मैं एक छोटा सा रियल वर्ल्ड का एग्जांपल देता हूँ। ये तो रोज होता है नॉन रेपुडिएशन। मान लीजिए आप क्लास में बैठ के कोई बदमाशी कर दिया बच्चे ने, और टीचर ने पूछा भाई तुमने ऐसे ऐसे, उसने वो कहता सर मैंने तो नहीं करा, तो नॉन डिनायल हो गया, रेपुडिएशन, नॉन रेपुडिएशन हो गया। तो ये इसे डिफीट होना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारा सिक्योरिटी का बहुत बड़ा कंसर्न है ये, राइट। ए सेंडर है, अब उसने कोई मैसेज बी को सेंड करा, ठीक है। अब बी को मिल गया, हाँ भाई एक मैसेज मिला है उसको। अब वो ए से बोल रहा है कि यार तुमने ये मैसेज, उसने कहा मैंने तो भेजा ही नहीं। तो नॉन डिनायल अगर हो जाता है, इसका मतलब ये सिक्योरिटी ब्रीच है बहुत बड़ा, राइट। सिक्योरिटी ब्रीच अगर हो गया है, तो ये इसको जो मैसेज जा रहा है, हो सकता है वो किसी और थर्ड पार्टी से या किसी इंट्रूडर से, किसी हैकर ने भेजा हो कोई काम करने के लिए, और ये अभी मना कर रहा है कि मैंने तो नहीं भेजा है। तो सिक्योरिटी ब्रीच हुई। अब मान लीजिए अगर बी को नहीं इंश्योर करता कि हाँ ए से ही आया मैसेज, ठीक है, तो वो तो फंस जाता। उसको उसको मान लीजिए उसको लिख के दे देता कि भाई उसको इसके अकाउंट में इतने खाते में इतना डाल दे। अब ए को वो ट्रस्ट समझता है, ए पे ट्रस्ट करता है, वो डाल देता। लेकिन बाद में कहता बी ए कहता है यार मैंने तो नहीं कहा, तो तुमने क्यों डाल दिए पैसे, राइट। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है नॉन रेपुडिएशन का। इसलिए ये इंश्योर कराना कि ए जब मैसेज भेज रहा है तो ए को मना नहीं करना, नॉन डिनायल नहीं होना चाहिए कि मैसेज उसने नहीं भेजा है। Non denial does not allow the sender of message to refuse the claim of not sending that message, right? Next is, ये हमारे सारे सिक्योरिटी सर्विसेज थे, ठीक है। अब हमारा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, ठीक है। सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स में बहुत सारे फीचर्स हैं इसके, लाइक एनसाइफरमेंट है, डेटा इंटीग्रिटी है, डिजिटल सिग्नेचर है, ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज है, ट्रैफिक पैडिंग है, रूटिंग कंट्रोल है, नोटराइजेशन है, एक्सेस कंट्रोल। मैं एक एक करके छोटा छोटा बता दूं, ज्यादा टफ नहीं है ये, बहुत इजी है। लाइक एनसाइफरमेंट क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डेटा अनरीडेबल, राइट। एक एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि हम डेटा को कन्वर्ट कर दें अनरीडेबल फॉर्म में। किसके लिए? अनऑथराइज्ड यूजर्स के लिए। भाई हमें भेजना है अपना डेटा, वो अगर एनसाइफर्ड होगा, वो अगर कोडेड होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा ये? It is a process of making data unreadable to unauthorized entities by applying क्रिप्टोग्राफिक। ये होता कैसे? ये इसमें एल्गोरिथम्स लगती हैं, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम। सिक्योरिटी मैकेनिज्म ये पार्ट है, ये क्रिप्टो का एक पार्ट है। तो इसमें एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स लगते हैं। अच्छा, एनसाइफरमेंट का एक उल्टा अपोजिट टर्म होता है डीसाइफरमेंट। एनसाइफरमेंट होता है, एक डीसाइफरमेंट होता है। एनसाइफरमेंट होता है कि आपका जो टेक्स्ट है, जो प्लेन टेक्स्ट है, उसको साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देना, ठीक है, यूजिंग सम एल्गोरिथम। डिसाइफरमेंट होता है उसका जस्ट टू रिवर्स दैट पर्टिकुलर साइफर टेक्स्ट टू प्लेन टेक्स्ट, तो वो डिसाइफरमेंट होता है। तो एनसाइफरमेंट समझ आ गया, और डिसाइफरमेंट। नेक्स्ट इज डेटा इंटीग्रिटी। मैंने अभी बताया था आपको डेटा इंटीग्रिटी के बारे में। ओवरऑल कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। डेटा शुड बी इंटैक्ट, अनचेंज होना चाहिए, मॉडिफाइड नहीं होना चाहिए, राइट। मतलब इंटैक्ट, जो हम चाहते हैं वही जाए। बहुत सिंपल है डेटा इंटीग्रिटी। डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? ये आजकल बहुत चलन में, बहुत लोग यूज कर रहे हैं आजकल। जब हम लोग लाइक अकाउंट्स में यूज होता है, जहाँ पे भी मनी मैटर होता है, तो डिजिटल सिग्नेचर हम डॉक्यूमेंटेशन हम बेचते हैं, राइट। तो डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है? बेसिकली एक डिजिटल कोड होता है जो जनरेट करा जाता है बाय यूजिंग एनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स। it is used it is generated and authenticated by encryption algorithm, and it is attached to an electronic transmitted document to verify its content and sender's id। like मतलब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिट करते हैं, जो जिस डॉक्यूमेंट को, उसको ये वेरीफाई करने के लिए कि ये कंटेंट वही है, ये कंटेंट उसने सिग्नेचर करके भेजा है और सेंडर का आईडी सही है। ये डिजिटल सिग्नेचर इंश्योर करता है, राइट। अभी इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसका पूरा
एल्गोरिथम भी होता है, DSA, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम। नेक्स्ट इज ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज ये ऐसा मैकेनिज्म है, इट इज इंटेंडेड टू इंश्योर द आइडेंटिटी ऑफ एन एंटिटी बाय मींस ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। केवल मतलब ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज करना, जैसे हम मान लीजिए मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, मैं हेमंत ही हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको खुद ही, ठीक है, हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूँ आपके साथ। आप सामने बैठे हुए कोई, जैसे कोई सोनिया है, कोई यहाँ पे डिग्निट, कोई नाम अलग अलग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे मुझे पता है कि अगला एक कोई विजेंद्र है कि हाँ ये यही है, तो उसने मुझे बता दिया कि हाँ मैं सर ये हूँ, या मैंने बता दिया, तो ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो गई, ठीक है। ऑथेंटिकेशन एक्सचेंज तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की एंटिटी को जानना, एक दूसरे के की आईडी को, कि हम मैं ये हूं और आप ये। नेक्स्ट इज ट्रैफिक पैडिंग। ट्रैफिक पैडिंग क्या करते हैं हम, जब हम मैसेजेस को भेजते हैं, मैसेज भेज दिया, मैसेज के साथ में हम पैडिंग कर देते हैं बीच बीच में, या स्टफिंग कह सकते हैं हम, स्टफिंग। इसमें इसको एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल लॉजिक डिजाइन में हम यूज करते हैं, एरर करेक्शन एंड एरर डिटेक्शन। अगर किसी ने पढ़ा हो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा बहुत, तो उसमें हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन में हम यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ बिट्स होते हैं, मान लीजिए हमारे वो 8 बिट्स का कोई डेटा है, उसको हमें भेजना, तो उसके साथ एक ऑड बनाने के लिए हम उसमें एक पैडिंग कर देते हैं, अगर अगर वो इवन है तो। और अगर हमें ऑड पैरिटी, उसमें ऑड पैरिटी और इवन पैरिटी शायद आपने पढ़ा हो, तो ऑड पैरिटी है तो इवन पैरिटी बनाने के लिए एक जोड़ देंगे उसे ऑड बनाने के लिए, और इवन है और इवन बना तो इवन के लिए एक जोड़ देंगे, तो इवन पैरिटी बन जाएगी वो। तो ये चीज वहीं से लिया गया है, ये फंडा वहीं से लिया गया ट्रैफिक पैडिंग का। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैसेज गया हमारा, उसके साथ हमने कुछ और बिट्स ऐड कर दी, कुछ और डेटा पैडिंग कर दिया, लेकिन उसको अनपैडिंग भी करना होता है। तो उसको जो सेंडर, जो रिसीवर है, उसको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें पैडिंग हुई है ट्रैफिक की, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी में। तो इससे क्या होता है कि वो जो अटैकर है, जो हैकर है, वो कंफ्यूज होता है, वो फ्रस्ट्रेट होता है कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्यों डाल दिया है। तो ये बहुत अच्छा हमारा एक मैकेनिज्म होता है ट्रैफिक पैडिंग का, कि किसी भी डेटा स्ट्रीम के अंदर हम कोई भी अदर डेटा, कोई अदर लेटर, कोई अदर बिट्स, कुछ भी हम डाल सकते हैं पैडिंग करने के लिए, जिससे कि उनको वो कंफ्यूज हुए हैकर। नेक्स्ट इज रूटिंग कंट्रोल। इसमें क्या होता है, ये मैकेनिज्म तभी यूज करा जाता है जब कहीं पे हमें पता चल जाए कि हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, राइट। सपोज रूटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, आपको पता होगा। रूटिंग प्रोटोकॉल्स में वो रूट करता रहता है कि हाँ कहाँ से हमें रूट करना है, कहाँ से नहीं करना है, राइट। तो हम मान लीजिए हमें किसी एक ऐसा रूट है जहाँ पे हमें पता चल गया कि यहाँ सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, तो हमें, तो रूटिंग कंट्रोल क्या करेगा, रूटिंग कंट्रोल उस रूट से हटा के वो दूसरे रूट से लेके जाएगा, राइट। जब दूसरे रूट से लेके जाएगा तो हमारा वो रूट, तो वो जो जहां ब्रीच कर रहा था वो, तो वहां इंटरसेप्ट नहीं करेगा, वो दूसरे रूट से निकल जाएगा मैसेज हमारा। तो रूटिंग कंट्रोल एक अच्छा मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इज नोटराइजेशन। नोटराइजेशन तो आपको ये तो एक जनरल टर्म है, जैसे कि नोटराइज करते हैं हम, जो लॉयर्स होते हैं हमारे, नोटराइज लॉयर्स होते हैं, बट यहाँ पे लॉयर नहीं यूज होता है कोई भी। यहाँ पे क्या होता है, वो उसी तरह का है, तो हम यहाँ करते हैं एक थर्ड पार्टी, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी एश्योर करती है सर्टेन सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा एक्सचेंज के लिए। तो हम एक थर्ड पार्टी, जैसे लाइक लॉयर्स जो हमारे होते हैं, वो नोटराइज करके किसी डॉक्यूमेंट को दे देते हैं, तो ऑन दी अदर हैंड वो माना जाता है कि वेरीफाइड ही, ऑथेंटिकेटेड है। तो सेम ऐसे ही होता है, हम एक थर्ड पार्टी को ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे लिए नोटराइज करके देता है कि हाँ ये जहां से आ रहा है ये वहीं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक छोटा सा बता रहा हूँ, ये जैसे सेंडर है, रिसीवर क्या करता है, थर्ड पार्टी को उसने हायर कर लिया, और उसने हायर करके अब सेंडर ने कोई मैसेज
तो वो डायरेक्ट नहीं लेगा वो रिसीवर सेंडर से, वो बोलेगा कि तुम थर्ड पार्टी को भेजो मेरा मैसेज। तो सेंडर क्या करेगा, वो थर्ड पार्टी को मैसेज भेज देगा। अब थर्ड पार्टी को जब मैसेज भेज देगा, थर्ड पार्टी उसको नोटराइज करेगी कि हाँ ये सेंडर जो है ए, सेंडर ए से ही आया है और बिल्कुल करेक्ट है, जो भेजा है उसने वो यही है। तो उसने ऑथराइज कर, तो वो मान लेता है उसको। तो अच्छा, इसमें सबसे बड़ा फायदा होता है तो जो नॉन रेपुडिएशन, जो मैंने बताया था अभी आपको, नॉन डिनायल, जो डिनायल हो जाता था, तो वो नहीं हो पाएगा इसमें। तो इससे ये बड़ा अच्छा है नोटराइजेशन जो तरीका है, इसको नोटरियल एक्ट भी कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि हम नॉन रेपुडिएशन से बच सकते हैं इसमें, राइट। लास्ट इज एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल तो मैंने बता ही दिया कि इट दिस मैकेनिज्म जो है ये इट एनेबल्स and it enforces a particular entity application to access what resources under what conditions can be accessed, right? next उसके बाद हमारा एक मैं क्रिप्टोग्राफी शुरू कर रहा हूँ थोड़ा सा, ये भी एक इंट्रो पार्ट है। मैं इसके बाद एक और लेक्चर लूंगा, उसमें मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा। ये आपकी क्रिप्टोग्राफी से हम शुरू कर रहे हैं। क्रिप्टोग्राफी का एक छोटा सा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये डायग्राम, इसमें काफी कुछ समझ आ रहा होगा कि जो सेंडर होता है वो एक प्लेन टेक्स्ट को एन्क्रिप्शन सर्वर के थ्रू, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम के थ्रू, एन्क्रिप्शन की के थ्रू उस साइफर टेक्स्ट में चेंज कर देता है और उस साइफर टेक्स्ट को वो मैसेज भेज रहा है वहां से, और डिक्रिप्शन सर्वर और डिक्रिप्शन की उसको डिक्रिप्ट कर रहा है वापस, रिवर्स करके उसको प्लेन टेक्स्ट बना दे रहा है, और रिसीवर को मिल जाता है और वो उसको समझ लेता है कि हाँ ये मैसेज सेंडर से आया और ये प्लेन टेक्स्ट में ही मिलता है, प्लेन टेक्स्ट में भेजा जाता है। ठीक है, दिस होल वर्किंग इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी बेसिकली, राइट। अच्छा, इसमें कुछ टर्म्स हैं, कॉमन टर्म्स यूज होते हैं। प्लेन टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, जो ओरिजिनल इंटेलिजिबल, ओरिजिनल रीडेबल जो फॉर्म होता है टेक्स्ट का, मैसेज का, जो कि एल्गोरिथम में फेड होता है, दैट इज अ प्लेन टेक्स्ट, वो प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, उसके बाद एनक्रिप्शन आता है, एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, हम इसको एनक्रिप्शन एल्गोरिथम भी कह सकते हैं। ये परफॉर्म करती है वेरियस सब्स्टिट्यूशंस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन द प्लेन टेक्स्ट। ये थोड़ा सा आपको अभी समझ नहीं आएगा, मैं फिर भी बताता हूँ आपको। ये दो तरीके से एनक्रिप्शन हम करते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि हर एलिमेंट, हर लेटर, हर बिट, हर ग्रुप ऑफ बिट को, हर ग्रुप ऑफ लेटर को हम मैप कर देते हैं किसी दूसरे लेटर से, किसी दूसरे बिट से, किसी दूसरे ग्रुप ऑफ बिट से। तो जब मैप हो जाता है, लाइक मैंने कल एक शायद एग्जांपल दिखाया था आपको, राम हम भेज रहे, राम, RAM, राम। तो राम एक मैसेज, एक प्लेन टेक्स्ट है। अब उसमें सब्स्टिट्यूशन लगाया हमने, आर को हमने टी बना दिया, ए को सी बना दिया, एम को ओ बना दिया, तो राम बन गया TCO। तो TCO जो बना ये, तो TCO जो मिला हमें, ये हुआ हमारा साइफर टेक्स्ट। ठीक है, और एनक्रिप्शन एल्गोरिथम क्या लगी हमारी इसमें छोटी सी एल्गोरिथम ये लगी कि हमने हर लेटर को किसी दूसरे लेटर से चेंज कर दिया है। अच्छा, इसकी की क्या बनी, की क्या है इसकी, की क्या है, कि ये है कि आर को हमने टी से रिप्लेस क्यों करा। आर को हमने टी से रिप्लेस करा क्योंकि आर के बाद एस आता है और एस के बाद टी, ओनली वन लेटर बीच में छोड़ के हम तीसरे लेटर पे चले गए, दूसरे लेटर पे चले गए, तो वो हमारी की हो गई, राइट। तो राम को हम लिख दिया TCO। क्या TCO के नाम से क्या कोई समझ सकता है कि मैंने राम लिखा होगा, या मैं TCO किसी को भेजता हूं तो क्या वो पढ़ सकता है कि TCO सोचेगा ये क्या नॉनसेंस बात कह रहा है, क्या है, इट इज ये डेटा, ये तो डेटा है, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है, इट्स नॉट अ मैसेज, इट्स अ डेटा सिंपल, TCO, राइट। तो मैसेज बनाने के लिए हमें उसे एनक्रिप्शन एल्गोरिथम से हमने उसको एनसाइफर कर दिया है। एनसाइफर एनक्रिप्शन, इट परफॉर्म्स
सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, दूसरा क्या होता है? एक तो सब्स्टिट्यूशन हो गया, दूसरा हो गया ट्रांसपोजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या करते हैं हम, एलिमेंट्स जितने भी हमारे जो लेटर्स हैं, बिट्स हैं, नंबर्स हैं, व्हाटएवर वी हैव, हम उसको स्क्रैम्बल कर देते हैं, रीअरेंज करते हैं। स्क्रैम्बल, यहाँ पे स्क्रैम्बल नहीं हुआ है, ऊपर सब्स्टिट्यूशन है, तो वो ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस है। और यही है पूरी क्रिप्टोग्राफी में, यही है। लेकिन ये होता कैसे है, ये इसमें बहुत सारा मैथमेटिकल टर्म्स, फंक्शंस, हैश फंक्शंस, बहुत सारे चीज यूज होती हैं, तब जाके ये चेंज होता है। ठीक है, तो अभी मैं एक सिंपल टर्म में आपको लेमैन की भाषा में ही बता रहा हूँ अभी। इन विच एलिमेंट्स आर रीअरेंज्ड, जिसमें रीअरेंज हो जाते हैं, स्क्रैम्बल्ड हो जाता है। जैसे जैसे राम है, मैंने RAM लिखा, अब मैंने उसमें AMR लिख दिया, राम की जगह AMR लिख दिया। ठीक है, स्क्रैम्बल्ड हो गया। AMR से तो नहीं समझ रहे हो ना आप कि राम होगा। अगर मैं बताऊं ना कि स्क्रैम्बल्ड मैसेजेस को, इसको रीडेबल फॉर्म में बनाओ, तब तक तो नहीं पता चलेगा ना। और ये तो छोटा सा ही है, ऐसे कितने लेटर्स हैं, लेटर्स ऑफ लेटर्स होता है, कहीं भी किधर उधर डाल दो। तो और वो जरूरी है कि मान लीजिए एक मैसेज है आपका, मान लीजिए कि राम वेंट टू फॉरेस्ट, लाइक, कि जरूरी नहीं कि राम वेंट टू फॉरेस्ट सेम उसी सीक्वेंस में आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेस्ट वेंट राम टू, ऐसे भी लिख सकता है स्क्रैम्बलिंग। लेकिन वो जो हुआ है, जो स्क्रैम्बलिंग हुई है, वो एक एल्गोरिथम के थ्रू हो रहा है, एंड उसका उसका भी एक की है, वो कैसे करी गई, वो की होती है। ठीक है, अच्छा, ये ट्रांसपोजिशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन, ये इनक्रिप्शन के बेसिकल दो प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा इनक्रिप्शन होता है। ठीक है, और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, नेक्स्ट इज सीक्रेट की। व्हाट इज द सीक्रेट की? ये इनपुट होता है एनक्रिप्शन एल्गोरिथम का। लाइक मैंने अभी बताया था कि क्या था, की इज अ वैल्यू इंडिपेंडेंट, किसकी? प्लेन टेक्स्ट की और एल्गोरिथम की। इससे उनको मतलब नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि राम को मैंने TCO ही बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि इसमें मैंने R को रिप्लेस कर दिया 2 से, राइट। अब इसको मैप मैप दूसरे एलिमेंट से कर दिया। ये हमारा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है। ये हमारा एल्गोरिथम करेगा, कैसे करेगा? की के थ्रू, राइट। तो दिस इज सीक्रेट की। एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द एल्गोरिथम डिपेंड ऑन द कीज। जो भी सब्स्टिट्यूशन होना है, ट्रांसपोजिशन होना है, ट्रांसफॉर्मेशन होना है, वो पूरा का पूरा एल्गोरिथम पे डिपेंड, एल्गोरिथम जो परफॉर्म करेगा वो पूरा पूरा डिपेंड होगा सीक्रेट की पे, राइट। एंड दैट सीक्रेट की हैज टू बी शेयर्ड, हैज टू बी केप्ट विद बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर, तभी वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, राइट। प्लेन टेक्स्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, सीक्रेट की हो गया, साइफर टेक्स्ट। साइफर टेक्स्ट भी मैंने बताया आपको, जैसे राम का TCO बन गया। ये स्क्रैम्बल्ड मैसेज होता है, जो अन नॉन या अनइंटेलिजिबल, विच इज नॉट रीडेबल, जो रीडेबल नहीं होता, वो साइफर टेक्स्ट होता है, राइट। साइफर टेक्स्ट इज द scrambled message which is as output depends on, its output depend on the plain text and secret key, right। उसके बाद आता है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम। ये डिक्रिप्शन एल्गोरिथम इज अ रिवर्स ऑफ एनक्रिप्शन, सीधा का सीधा। ये उसका एनक्रिप्शन का रिवर्जन है, ठीक है। एनक्रिप्शन का बिल्कुल रिवर्जन है। ये चारों टर्म्स हैं। क्रिप्टोग्राफी में और अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा कि कितने पार्ट्स होते हैं। अब जैसे हमारे सीक्रेट की मैंने बताया आपको, जैसे तो उसमें क्या होता है कि एक ही की यूज होती है, लेकिन इसमें दो कीज भी यूज होती है, डिफरेंट कीज भी यूज होती है। एक प्राइवेट की होती है, एक पब्लिक की होती है। अभी तो मैं सिंगल की का बता रहा था। तो जो सिंगल की जहां यूज होती है उसको सिमेट्रिक एनक्रिप्शन कहते हैं, और जहां दो कीज यूज होती हैं उसको एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रिप्टानालिसिस, ये भी बताया मैंने, लेकिन इसमें दो बड़े अच्छे टर्म्स हैं, मैं बताता हूँ। क्रिप्टानालिसिस और ब्रूट फोर्स अटैक, ये दोनों बेसिकली इन्हीं से, इनसे हम लोग पता करते हैं कि हम कैसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं उसको, राइट। साइफर टेक्स्ट को हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं, लाइक जैसे एग्जांपल मैं क्रिप्टानालिसिस के सामने आप देख सकते हैं।
ये रिप्लेस, जैसे अभी मैंने बताया था कि इट इज रिप्लेस विद एवरी लेटर विद थर्ड सक्सेसिव लेटर। तो आई जे एल जे के ए बी सी एस टी यू ऐसे करके उसने देखा कि हाँ, तो इसे की मिल गई यहाँ पे, राइट। उसने साइफर में था के एन क्यू वाई जी, तो उसने देख लिया कि ये, तो उसका उसका जो प्लेन टेक्स्ट था वो आई लव एप्पल्स था। तो क्रिप्टोनालिसिस जो होती है, it relies on the nature of the algorithm and perhaps some knowledge of general characteristic of plain text। कुछ नॉलेज होनी, कुछ नॉलेज हो उसके बारे में कि हाँ क्या, मैंने कल भी बताया था कि क्या बातें कर रही, किसके बीच में हो रहा है ये, उस पर बहुत डिपेंड करता है। अब ऐसा है कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बात करेंगे तो उसमें उसको पता ही है क्या मैसेजेस आएंगे, तो वो उस हिसाब से उसको डिसाइफर करेगा, ठीक है। अब कोई दो बहुत बड़े कोई पुलिस, टू पुलिसमैन आर टॉकिंग, उनका एक अलग नजरिया होगा, उनका एक अलग वे ऑफ टॉकिंग होगा, तो वो उसके हिसाब से कि हु आर द यूजर्स, हु आर द सेंडर्स, हु आर द रिसीवर्स, तो उसके हिसाब से हम क्रिप्टो एनालिसिस को एनालाइज करके वी ब्रेक द कोड्स, ठीक है। ये क्रिप्टो एनालिसिस है, ये इट्स नॉट इजी, राइट। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं वही कर पाते हैं। अच्छा, फिर आता है एक ब्रूट क्रिप्टोनालिसिस का दूसरा पार्ट होता है ब्रूट फोर्स अटैक। इसमें क्या होता है, अटैकर क्या करता है, इट ट्राइज एवरी पॉसिबल की, हर जो जितना वो कोशिश कर सकता है, हर हर की यूज करता है वो, हर की ऑन अ पीस ऑफ साइफर टेक्स्ट, जब तक उसको इंटेलिजिबल टेक्स्ट नहीं मिल जाता ट्रांसलेशन का, तब तक वो लगाता रहता है। अभी जैसे छोटा सा एग्जांपल हमने आपके ये करा है, जैसे ये इसने एक की लगाई, उसने देखा ये नहीं आया, 2 लगाई नहीं आया, 3 लगाई नहीं आया, 4 लगाई, 7th पे उसको कुछ मिला, कुछ कुछ मिला उसे रीडेबल टाइप, जैसे नॉट वेरी सिक्योर, राइट। तो उसको की को उसको हर बार कोई ना कोई की ट्राई करना पड़ रहा है, राइट, एवरी टाइम। जब भी कोई नया मैसेज आएगा उसको नए की, और कई बार ऐसा होता है इसमें कि वो की लगाता रह जाता है और उसकी की कभी सक्सेस भी नहीं होती, ऐसा भी होता है कई बार, क्योंकि जब सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स लगे हुए हैं, सिक्योरिटी सर्विसेज लगे हुए हैं, तो उसमें स्टफिंग हो जाती है बीच में। अब अगर मान लीजिए अगर इसमें स्टफिंग कर दी जाती, नॉट वेरी सिक्योर की जगह NOTB या कुछ और 2-4 वर्ड आ जाते या वी के बीच में आ जाता, तो शायद वो नहीं समझ पाता कि ये नॉट वेरी सिक्योर लिखा हुआ है, राइट। तो इसको इसका इसका जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, और इसको इसको ट्राई करने में कितना समय लगता है वो मैं आपको एक अगले उसमें देखिए। एवरेज टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जॉस्टिव कीज रिसर्च, कितना समय कितना लगेगा इसमें, लाइक की साइज अगर इसकी 32 बिट्स का है, तो नंबर ऑफ ऑल्टरनेट कीज कितनी लगेंगी, 2^32, दैट इज 4.3 इंटू 10^9, उसको लगेगा टाइम 35 मिनट, जब इतना छोटा होगा। और और टाइम रिक्वायर्ड है 10^6, उसकी भी स्पीड है, माइक्रो सेकंड में जब वो काम करेगा तब 2.15 मिली सेकेंड लगेंगे। अभी देखिए अगर आप 56 की साइज बिट का होगा, और ये की साइज बिट्स आपको पता है, ये एक टेक्स्ट को भी कई सारे बिट्स की जरूरत होती है, आपको पता होगा शायद ये, उसमें देखिए कितने साल लग रहे हैं। अगर वो डिक्रिप्शन पर मिली सेकेंड में, 1 डिक्रिप्शन एट मिली सेकेंड में कर पा रहा है, तो एक डिक्रिप्शन, और यहाँ पे 10^6 डिक्रिप्शन कर पा रहा है, तब जाके इतना टाइम लग रहा है। देखिए मतलब उतनी तो उसकी शायद एज भी नहीं होगी, 1142 ईयर्स में जाके वो उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है वो बहुत एग्जॉस्टिव होता है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। आई गॉट एक आईफोन है मेरी वाइफ का, उसका पासवर्ड वो भूल गई है, ठीक है। अब उसमें उसमें क्योंकि उनको उनको ये याद था कि हाँ ये 4-5 टर्म ये थे और नंबर्स भी थे। अब नंबर्स, नॉट यू डू नॉट बिलीव, मैंने इतने सारे नंबर्स ट्राई कर लिए हैं, अभी तक आई कुड नॉट गेट सक्सेस।
तो दैट इज अ ब्रूट फोर्स अटैक। मैं ब्रूट फोर्स अटैक ही उसमें लगा रहा हूँ, हर एक पॉसिबल की यूज कर रहा हूँ, हर एक पासवर्ड के साथ मैच कर रहा हूँ कि हाँ मान लीजिए कोई उन्होंने पासवर्ड कोई डाला होता ALGO 786, ठीक है, तो 786 और ALGO, जरूर नहीं ALGO, तो उन्होंने कहा चार लेटर थे, 3 नंबर्स थे और कहीं पे @ लगा था। अब उसका आप लगाओ कितना ज्यादा एग्जॉस्टिव हो जाएगा वो, अगर हम एक एक पैटर्न को देखने लगेंगे तो इट इज अनएंडिंग प्रोसेस, शायद ही हम उसको ब्रेक कर पाए, इट्स नॉट पॉसिबल इजीली। सो ब्रूट फोर्स अटैक जो होता है ये बहुत इजी अटैक नहीं होता है। इसको इसको करने में नानी याद आ जाती है बेसिकली, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, ठीक है। तो ये पार्ट था क्रिप्ट एनालिसिस का, ब्रूट फोर्स अटैक का, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ क्योंकि टाइम भी अभी होने वाला है, बस 5-10 मिनट और बचे हैं। मैं बता रहा था आपको इंक्रिप्शन के बारे में, सिमेट्रिक की, सिमेट्रिक इसी में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि आगे मैंने अभी वो स्लाइड्स नहीं बनाई है, नेक्स्ट स्लाइड्स में मैं आपको सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक वगैरह सब बताऊंगा। छोटा सा एक बता देता हूँ मैं आपको इसमें। मान लीजिए जैसे एनक्रिप्शन की इज यूज्ड हियर, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एनक्रिप्शन की, तो ये की, ये सीक्रेट की एक ही है, एक इधर की है एक इधर की है, तो ये सिमेट्रिक एनक्रिप्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट। अब ये जब सेंडर इसको प्लेन टेक्स्ट को एनसाइफर करेगा, साइफर टेक्स्ट में चेंज करेगा, एनक्रिप्शन एल्गोर लगाएगा, तो उसके अंदर जो की यूज होगी वही की रिसीवर के पास होनी चाहिए टू डिसाइफर द साइफर टेक्स्ट, तभी वो उसको, तो उसको कहते हैं हम सिमेट्रिक एनक्रिप्शन। और इसके अगर वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे 2 कीज यूज करते हैं, तो 2 कीज यूज करने वाले को हम बोलते हैं लाइक 2 कीज यूज करने वाले को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। उसमें एक की का नाम होता है प्राइवेट की और दूसरी का नाम होता है पब्लिक की, तो हम इसको पब्लिक की एनक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, पब्लिक की एनक्रिप्शन बोल सकते हैं, एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन बोल सकते हैं, या 2 की एनक्रिप्शन भी बोल सकते हैं, राइट। तो हमारा प्लेन टेक्स्ट, जब हमारा प्लेन टेक्स्ट गया और हमारी एक प्राइवेट की से उसको एनसाइफर कर दिया गया या एनक्रिप्शन कर दिया गया, साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है वो, और उसको वापस डिक्रिप्ट करने के लिए वो अपनी की लगाएगा, पब्लिक की लगाएगा, राइट। इसका ये अपनी प्राइवेट की से लॉक करेगा इसको, और इसको डिक्रिप्ट करेगा वो पब्लिक की से। पब्लिक की ऐसा नहीं है कि पब्लिक की मतलब सबकी की है वो, ऐसा नहीं है उसी की, बट दे आर 2 डिफरेंट कीज, ठीक है। बट दैट कैन बी ओपन यूजिंग द पब्लिक की at the receiver's end to decrypt that ciphertext, और उसको वो ciphertext plain text के फॉर्म में मिल जाएगा, राइट। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी बहुत बड़ा फील्ड है वैसे, हाँ, इसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि चीजों को, बट इतना आसान नहीं होता है ये सब जो इतना बता रहे हैं हम, इसको इतना आसान नहीं होता है। इसमें आपकी नेटवर्क लेयर, जितने भी नेटवर्क लेयर्स हैं, OSI हैं, TCP IP मॉडल की, वो सब लगती हैं इसमें, वो भी यूज होती हैं। साथ में हम लोग अलग से एल्गोरिथम भी यूज करते हैं, राइट। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको DSA, डिजिटल सिग्नेचर, हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो DSA इज एन एल्गोरिथम, डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिथम होती है, एक RSA एल्गोरिथम होती है। ऐसी ऐसी इसी तरह इसी वे में और भी हमारी बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं जिसके थ्रू हम एनक्रिप्शंस कर सकते हैं और डिक्रिप्शंस कर सकते हैं, ठीक है। आज का शायद मुझे ओवर हो गया मेरा टाइम, 10 मिनट बचे हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग अगर कोई क्वेश्चन रेज करना चाहे तो प्लीज रेज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। मैडम प्लीज आप इनको म्यूट कर दीजिए।